हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी जीव विज्ञान कक्षा 11वीं का 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। कोशिका, जीवन की इकाई। इकाई का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं। किसी भी चीज की यूनिट, जिसकी सूक्ष्मतम इकाई हो, सूक्ष्मतम खंड हो और जिससे वो चीज बनी होती है, उसे हम उसकी इकाई कहते हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग बनी हुई है छोटे छोटे ब्रिक्स की। ब्रिक्स इसकी इकाइयां हैं, सबसे छोटे खंड है। वैसे ही किसी भी जीव का जो शरीर होता है वो उसकी सूक्ष्मतम इकाई से बना होता है, जिसको हम कोशिका कहते हैं। और कोशिका उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या होता है कि उसका शरीर, उसका एक एक भाग या तो कोशिका का बना हुआ है या कोशिका के द्वारा उत्पन्न पदार्थों का बना हुआ है। जैसे हमारे बाल हैं, नाखून है, दूसरे जानवरों में सींग है, खुर है। ये केराटिन प्रोटीन का बना होता है जो कि हमारी स्किन के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शरीर की हर एक चीज कोशिकाओं की बनी या कोशिकाओं के उत्पादों की बनी होती है। उसी तरह से हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, जो भी हो रहा है, वो सारा कार्य कोशिकाओं के द्वारा हो रहा है। इसलिए कोशिकाएं हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। ठीक है, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव और निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे कि अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। देखिए, जीवों की, सजीवों की एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो है कोशिका, जीव द्रव्य, जिसमें होता है मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाएं। और ये चीजें निर्जीव में नहीं है, ना तो उसमें कोशिका है, ना जीव द्रव्य है, ना उसमें उपापचय क्रियाएं हैं। इसीलिए हम विषाणु यानी वायरस को सजीव नहीं मानते हैं, उसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस में जीव द्रव्य नहीं है और उसमें उपापचय नहीं है। लेकिन वायरस में एक डीएनए या आरएनए का अणु होता है और उसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण होता है, और वो अपने होस्ट कोशिका के अंदर प्रवेश करके वहां बहुत तेजी से वो वृद्धि कर पाता है। इन्हीं कारणों से हम वायरस को जीव और सजीव के बीच की कड़ी मानते हैं। हम उसको पूरी तरह से ना तो जीव मानते हैं, ना पूरी तरह से सजीव मानते हैं। ठीक है, इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। तो जिसमें कोशिकाएं हैं वो सजीव हैं, जिनमें कोशिकाएं नहीं हैं वो निर्जीव हैं। सभी जीवधारी कोशिकाओं के बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से और कुछ जीव बहुकोशिका से बने होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। देखिए, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। लेकिन साथ ही साथ आजकल इनको हम एसेलुलर भी कह देते हैं, और आजकल जो है यही शब्द ज्यादा पॉपुलर है, एसेलुलर। ठीक है, तो एसेलुलर का मतलब अकोशिकीय नहीं है, इसका मतलब है एक कोशिकीय। इसको जरा विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो एक कोशिका से बने हुई जीवधारी हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम है, इनको हम एसेलुलर कहते हैं। तो एसेलुलर का असल मतलब क्या है? देखिए, एसेलुलर का असल मतलब है ऐसे जीवधारी जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं नहीं है, जिनमें कोशिकाओं का समूह नहीं है, उनमें सिर्फ एक कोशिका है, इसलिए उसको एसेलुलर कहा जाता है। और हम लोग मल्टी सेलुलर हैं और हमारे बहुत सारे अरबों खरबों की भी संख्या में कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिका क्या है? देखिए, कोशिका, कोशिकीय जीवधारी पहला स्वतंत्र अस्तित्व यापन, दूसरा जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं, है ना। तो जो कोशिकाएं होती हैं उनमें वो सारे बेसिक क्रियाएं होती हैं जो किसी जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, पोषण है, ये सारे। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक है, अगर किसी के पास एक भी कोशिका नहीं है तो अपना स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि कोशिका के अंदर जो चीजें हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सभी की विशेषताएं हैं कि जब तक वो कोशिका के अंदर है तब तक वो क्रियाशील है, कार्यशील है, और जैसे कोशिका से बाहर आप निकाल देते हो तो कुछ समय बाद उनकी क्रियाएं बंद हो जाती हैं और वो निर्जीव हो जाती हैं। इसलिए कम से कम एक कोशिका होना जरूरी है किसी भी जीव के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए। तो देखिए, कोशिकाओं की खोज कैसे हुई?
यहाँ पर एक नाम लिखा है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, और इससे पहले होता है एक और जिसको हम कहते हैं रॉबर्ट हुक, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है। तो मैं आपको इन दोनों के बारे में आपको ठीक से बता देता हूँ, सुन लीजिए। तो पहले वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, देखिए 1665 में इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप मार्केट में मिलता नहीं था, इनको खुद बनाना पड़ता था। इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने कार्क के एक टुकड़े को रख के देखा था। इसमें कार्क क्या होता है, ये एक पेड़ की छाल होती है, मोटी सी छाल निकलती है। उस पेड़ का नाम है ओक, जिसको साइंटिफिक नेम कहते हैं क्वेरकस शुबर। ओक का साइंटिफिक नेम है क्वेरकस शुबर। ये हमारे एरिया में नहीं पाया जाएगा, ये पाया जाता है ठंडे इलाकों में, टेम्परेट एरिया में, ठीक है, हमारे एरिया में नहीं पाया जाता। तो जो ओक है, इसकी छाल निकलती है मोटी सी, उसको कार्क कहते हैं। ये कोशिकाएं सुबेरिन के जमाव के कारण से मृत हो जाती हैं, लेकिन जल अवरोधी भी हो जाती हैं। इस कार्क का प्रयोग बहुत सारी चीजों में करते हैं, सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं बॉटल का ढक्कन बनाने में। आपने देखा होगा कई शैंपेन वगैरह के बॉटल में ऐसे लकड़ी का ढक्कन लगा होता है, ठीक है, जिसको ऐसे पक से निकालते हैं, मुलायम टाइप का रहता है, तो वो कार्क का बना होता है, ठीक है। इसी तरह से जो क्रिकेट का बॉल होता था, पहले खेलते थे कार्क बॉल से, आजकल तो डिश बॉल से खेलते हैं, ठीक है, तो कार्क बॉल भी इससे बनता था। तो इसी कार्क को इन्होंने लिया और उसका एक टीएस काट के अपने माइक्रोस्कोप से देखा था। इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, और इसमें इन्होंने इस चीज को रख के देखा था, ठीक है। अब देखिए कि इनको उसके अंदर क्या दिखा। तो यहां पर छोटा सा बना हमने, देखिए जैसे मान लो ये कार्क का टुकड़ा इन्होंने देखा, तो इसमें छोटे छोटे इस तरह के कैविटीज दिखे, चेंबर्स दिखे। अगर आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, टूट के गिरा रहता है, कई बार देखना, उसमें छोटी छोटी ऐसे चेंबर्स बनी होती हैं, ठीक है। बिल्कुल इस टाइप के चेंबर्स बने हुए थे इसमें कार्क के टुकड़े में, और इन चेंबर्स को इन्होंने कहा था शेल, क्योंकि शेल जो है ग्रीक वर्ड सेला से लिया गया था, सेला से, और सेला का मतलब होता है कैविटी, चेंबर, ठीक है। ग्रीक एक भाषा है जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है। ज्यादातर जो विज्ञान है, साइंस है, उसमें ग्रीक या लैटिन भाषा से हम शब्दों को लेते हैं। पहले ये भाषा चलती थी, आजकल ये भाषा चलन में नहीं है, ठीक है, वहां पर लेते थे अपन इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इन्होंने जो देखा और सेल का नाम दिया, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक है, माइक्रोग्राफिया नाम की एक पुस्तक इन्होंने लिखी, और उस पुस्तक में इन सब चीजों को इन्होंने बताया था कि ये किस तरह से बने हुए हैं, ऐसा, ठीक है। अब देखिए कि इन्होंने जिस कोशिका को देखा था वो असल में मृत कोशिका थी। क्यों? क्योंकि वो छाल का हिस्सा है और छाल की ज्यादातर कोशिकाएं मृत होती है, ठीक है। वैसे बाकी पौधों का अगर छाल आप निकाल लेते हैं तो उन पौधों की छालों में फ्लोएम भी आ जाता है, तो फ्लोएम की कोशिकाएं भले ही जीवित होती हैं, लेकिन कार्क जो होता है वो बिल्कुल मृत कोशिकाओं की बनी होती है। तो इन्होंने एक तो मृत कोशिका को देखा पादप की, और दूसरा इन्होंने केवल कोशिका भित्ति को देखा था, बाकी किसी चीज को ये नहीं देख पाए, केवल कोशिका भित्ति को देखा था इन्होंने। तो इस तरह से जो है रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका की खोज की, कोशिका का नाम दिया, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, और ये सारे काम इन्होंने 1665 में किया था अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। इनका जो माइक्रोस्कोप था उसका आवर्धन क्षमता 40 के आसपास था। आवर्धन क्षमता का मतलब होता है कितने गुना बढ़ा करके वो दिखा सकता है, इसको हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो वो 40 के आसपास आवर्धन क्षमता का माइक्रोस्कोप रहा है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा, जीवित कोशिका को नहीं देखा।
उसके बाद 1678 के आसपास में, यानी कि रॉबर्ट हुक के काम करने के 13 साल बाद एक दूसरे वैज्ञानिक हुए, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। ठीक है, पहली बात तो ये कि एंटोनी वॉन लुवेनहॉक कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ये एक मर्चेंट थे, एक व्यापारी थे, और ये काम कर रहे थे अपने लेंसेस को मिला करके। क्या है, ये चश्मा बेचते थे, चश्मे का लेंस बेचते थे। ठीक है, जो ये चश्मा हम पहने, ये लेंस है ना, इसमें कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो इन्होंने दो लेंसेस को जोड़ करके एक माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, 1678 में। और इसमें इन्होंने क्या किया कि गंदे पानी की एक बूंद को लेकर के देखा। जैसे बरसात में गंदा पानी भरा होता है ना गड्ढों में, उनको ले आया, उसकी एक बूंद को रख करके इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। तो इनको क्या दिखा, इनको छोटे छोटे जीव, इसमें सूक्ष्म जीव जो है तैरते हुए दिखे, जिसमें बैक्टीरिया हो सकता था, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इस टाइप के सूक्ष्म जीव तैरते हुए दिखे। इनको इन्होंने टीनी एनिमल क्यूल्स कहा था। टीनी एनिमल क्यूल्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, टीनी एनिमल क्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये नाम इन्होंने रखा था। और इन्होंने एक बुक भी खोजी थी, बुक भी लिखी थी, जिसका नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लुवेनहॉक मतलब कि प्रकृति की वे गुप्त बातें जिसको एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने खोजा था, ये इन्होंने लिखी थी बुक। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसके बाद इन्होंने बहुत सारी और चीजों को भी देखा था अपने माइक्रोस्कोप से, है ना। इन्होंने शुक्राणु को देखा, है ना, लाल रक्त कणिका को देखा, ईस्ट कोशिका को देखा, एपिथेलियल कोशिका को देखा, उपकला ऊतक को, और इसके अलावा कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसको भी इन्होंने देख लिया था। ये अलग बात है कि केंद्रक की खोज का जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट ब्राउन को जाता है, ये 1831 में। मतलब एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने जो खोजा था उसके करीब करीब 150 साल के बाद जो है रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। तो वहां से फिर आगे चल के कोशिकाओं के बारे में अधिक जानकारियां हमको मिलनी शुरू हो पाई थी। इससे पहले कोशिका के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। और एक चीज और बता देता हूं कि 1831 में जब इन्होंने केंद्रक को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने, उसके बाद अगले 70 सालों में, यानी कि करीब करीब सन 1900 के आते आते तक कोशिका की बाकी जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, इन सभी चीजों की लगभग खोज इन 70 सालों में हो गई। ये अलग बात है कि राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, इन लोगों की खोज नहीं हो पाई क्योंकि अति सूक्ष्म कोशिकांग हैं और ये केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं, इसलिए इनकी खोज उस समय तक नहीं हो पाई थी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो बनावट है, खोज है, वो 1932 में हुई थी। ठीक है, तो 1932 में नॉल एंड रस्का नाम के वैज्ञानिकों ने बनाया था इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बनने के बाद ही लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, ये जो सूक्ष्म छोटे अंग वाले हैं, कोशिकांग हैं, इनको खोजा जा चुका। ठीक है, लेकिन उससे पहले सन 1900 तक, 1830-31 से लेकर के सन 1930 तक, सॉरी 1900 तक लगभग सारी चीजें खोजी जा चुकी थी बड़ी कोशिकाओं में। ठीक है, ऐसा है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद फेजर ट्रस्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो पाया। देखिए, फेज कंट्रास्ट, ये फेज कंट्रास्ट है। क्या होता है, ये एक प्रकार का सूक्ष्मदर्शी होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो कोशिका है, जिस चीज के अध्ययन करते हैं, उसमें कुछ ऐसे डाई लगा देते हैं जो प्रकाश पड़ने पे चमकता है, फिर उसमें हम लोग प्रकाश डालते हैं कुछ उच्च ऊर्जा वाले, तो उससे वो चमकने लगता है। तो जो अंग चमक रहा है उसका अध्ययन करने में हमको आसानी होता है क्योंकि वो स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से हम जीवित कोशिका का भी अध्ययन कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप जीवित कोशिका का अध्ययन नहीं कर सकते। आप उसको फिक्स करना पड़ेगा, उसको मार करके कोशिका को फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके आप कोशिका का अध्ययन कर पाएंगे। ऐसा है। ठीक है,
अब है कोशिका सिद्धांत। देखिए, एक्चुअली 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक खोजा। उसके बाद 1834 में जो है डुजार्डिन, फेलिक्स डुजार्डिन, इन्होंने जीव द्रव्य की खोज की थी, प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी, और उसका नाम रखा था सारकोड। जो जीव द्रव्य है जिसको आजकल प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसका नाम सारकोड रखा था डुजार्डिन ने। और इसका नाम प्रोटोप्लाज्म रखा था पुरकिंजे ने। पुरकिंजे 1840, उसमें उन्होंने उसका नाम प्रोटोप्लाज्म रखा, लेकिन खोजा गया था 1834, ठीक है, डुजार्डिन ने खोजा था। तो इस समय तक यानी 1839, 38, 39, 40 के आते आते तक कोशिकाओं के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें हमको पता चल गई थी। जैसे कि कोशिकाएं केंद्रक द्वारा संचालित होती हैं, है ना, केंद्रक होता है, जीव द्रव्य होता है ना, इसमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ये एक जीवन का आधार होती हैं, इस टाइप की चीजें हमको पता थी। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत बनाया, जिसको अपन सेल थ्योरी कहते हैं। तो ये 1838-39 में काम किया था। एक तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक यानी बॉटनिस्ट, मैथियस स्लीडेन, ठीक है, मैथियस जैकोब स्लीडेन इनका पूरा नाम था। इन्होंने बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया था और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं ये बात जान लिया था, ठीक है, और जो पौधों के ऊतकों का निर्माण करते हैं ये भी इन्होंने देख लिया था। मतलब विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं पौधों में और ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट मतलब ब्रिटेन, अंग्रेज, वहां के एक वैज्ञानिक ने, थियोडोर स्वान ने, विभिन्न प्रकार के जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद के पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है, ठीक है। तो एक तो मैथियस जैकोब स्लीडेन यानी स्लीडेन ने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया, फिर उसके बाद स्वान ने जंतु कोशिका का अध्ययन किया जिसमें उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिखा, और फिर उन्होंने पादप कोशिका का भी अध्ययन किया। तो इन दोनों ने जो जो चीजें अध्ययन की थी, ठीक है, उसके आधार पे स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद के बने होते हैं। तो सबसे पहले स्वान ने ही कहा था कि जो भी प्राणी है, चाहे पादप है या जंतु है, उनका शरीर या तो कोशिकाओं का बना होता है या कोशिकाओं के उत्पाद का बना होता है। जैसे हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं और ये नाखून है, बाल है, दूसरे में सिंग है, खुर है, ये कोशिकाओं के उत्पाद हैं, इन्हीं से पूरा शरीर बना हुआ है। स्लीडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। देखिए, कोशिका सिद्धांत में इन्होंने जो बात कही वो ये थी कि जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, उनकी सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है और कोशिका उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। ये मैंने आपको शुरू में बताया, वही इन्होंने बताया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई, कोशिका के बारे में बताई, जीवों के बारे में बताई, लेकिन एक जो बड़ी चीज थी जो नहीं बता पाए वो ये था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इस चीज को ये नहीं बता पाए, और नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा होती है, ठीक है। ये उस समय नहीं बता पाए, ये थोड़े से और कार्य कर लिए रहते तो ये भी बता सकते थे, ठीक है। दूसरा एक और चीज जो इन्होंने नहीं बताया वो विषाणुओं के बारे में था, क्योंकि विषाणुओं का जो शरीर है, जो वो है, वो कोशिका सिद्धांत पे बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। इसलिए जो विषाणु है वो कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं, तो उसके बारे में भी ये नहीं बता पाए। लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब ये 1838-39 में अपना सिद्धांत दिए थे उस समय विषाणुओं की खोज नहीं हुई थी।
विषाणुओं की खोज करीब करीब 60 साल बाद हुई 1897 में, जब आइवानोस्की ने टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज की थी। तब वायरस की खोज हुई थी, लेकिन उतने तक नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर भी जब बाद में वायरस खोजे गए तो पता चला कि वायरस जो है कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं बैठता है, इसलिए वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है विषाणु। ठीक है, तो दो चीजें मुख्यतः है नहीं बता पाए, एक तो नई कोशिका कैसे बनती है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को कि नई कोशिका कैसे बनती है, इसको करीब करीब ये 1838 की बात है और ये 1855 की बात है, तो करीब करीब 17-18 साल बाद रुडोल्फ विर्को, एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्को, इन्होंने कहा ओमनिस सेलुलिस सेलुला। इन्होंने एक वाक्य दिया था, एक फ्रेज दिया था, ओमनिस सेलुलिस सेलुला। ये लैटिन है, लैटिन भाषा में लिखा हुआ, और इसका मतलब होता है नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, इनका यह मतलब है। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने इस चीज को बताया कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, और इसीलिए इसको लॉ ऑफ लीनिएज कहा जाता है, लॉ ऑफ लीनिएज। और लीनिएज का मतलब होता है वंश का चलना, वंशागतिकी। जैसे कि हमारी फैमिली में जो पहले से होते हैं लोग, वो नए बच्चे को पैदा करते हैं, फिर वो आगे बढ़ के फिर नए बच्चे को पैदा करते हैं, तो इस तरह से जो पुराने लोग हैं वो नए लोगों को पैदा करते जाते हैं। इस तरह से जो है वंश का चलना होता है, वंश चलता है। उसी प्रकार से जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो नई कोशिकाओं को उत्पन्न करते हैं, और इससे उनकी जो है वंश चलते रहती है। तो इसलिए लॉ ऑफ लीनिएज, वंश का चलने का नियम हम कहते हैं। इसी को अपन सेल प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्योंकि पहले के जो सिद्धांत था जो श्रीडेन और स्वान ने दिया था उसको सेल थ्योरी कहा गया था, और रुडोल्फ विर्को ने जो दिया था उसको सेल प्रिंसिपल कहा गया। ठीक है, और इसमें इन्होंने कहा कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं, ओमनिस सेलुलिस सेलुला। इन्होंने श्रीडेन और स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। तो अब जो नई कोशिका सिद्धांत है उसमें क्या क्या कहा गया। पहली बात, सभी जीव कोशिका व उसके उपापचय बने होते हैं, जो कि पहले ही बताया जा चुका है, सेल थ्योरी में श्रीडेन और स्वान ने बता दिया था, उसका इन्होंने फिर से रिपीट किया। और दूसरा कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। ये नई बात बताई इन्होंने कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं, ये चीज इन्होंने बताया। ठीक है, कोशिका का समग्र अवलोकन। अब हम कोशिका के संरचनाओं के बारे में और उनके और भी जो चीजें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप देखे होंगे, आजकल तो स्कूलों में ज्यादा लैब वर्क कराते नहीं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे स्कैल्पल ले लेते हैं, ऐसे चिमटी टाइप का कुछ ले लेते हैं, और गाल के अंदर ऐसे थोड़ा सा ऐसे खुरचे टाइप का, ज्यादा नहीं खुरचना है, घाव मत हो, हल्का सा खुरच करके उसको स्लाइड में लगा देते हैं। फिर उसको देखते हैं तो वो एपिथेलियल कोशिका दिखेगी आपको। या फिर जो प्याज के ऊपर जो छिलके लगे होते हैं, पतले छिलके, आप वो जो स्केली वाला होते हैं उसी को ले लीजिए, उसको आप स्लाइड में लगा के देखिए, एकदम पतला छिलका है तो स्लाइड में थोड़ा बहुत आपको कोशिकाएं उससे दिख जाएंगी। ठीक है, हालांकि वैसी नहीं दिखती हैं जैसा कि हम यहाँ पर फोटो में देखकर कोशिका अध्ययन करते हैं, उस टाइप के नहीं दिखते हैं, बिल्कुल अलग टाइप के दिखते हैं। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपिक पादप कोशिका है, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, तो पादप कोशिका में ध्यान रखेंगे एक कोशिका झिल्ली और एक कोशिका भित्ति दोनों होते हैं। ठीक है, पादप कोशिका में। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल कोशिका झिल्ली होती है और इसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। ध्यान रखेंगे, केंद्रक में दो झिल्लियां होती हैं। हमारी कोशिका में 3 ऐसे कोशिकांग हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है केंद्रक, जिसमें 2-2 झिल्लियां हैं।
है ना। राइबोसोम और सेंट्रोसोम में कोई झिल्ली नहीं है और बाकी सभी में एक एक झिल्ली है, तो इनको जरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। केंद्रक में गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम कहते हैं वो होते हैं जिनमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब होता है जो हमारे गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, उन्हें अपन अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोटिक, और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें मुख्यतः जीवाणु शामिल है, जीवाणु बैक्टीरिया है ना, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। दूसरा नीले हरे शैवाल, और तीसरे होते हैं माइकोप्लाज्मा। कौन कौन से तीन हैं? जीवाणु, नीले हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा। ये तीनों प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें झिल्ली वाली केंद्रक नहीं पाई जाती है, और दूसरे भी झिल्ली वाले कोशिकांग जितने भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये कुछ भी नहीं पाए जाते हैं। मतलब झिल्ली वाले कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम पाया जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक, और जिसमें नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अवयव मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य मिलता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों कोशिकाओं में, पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं होती, कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। इसी के अंदर वो सारी क्रियाएं चलती हैं जो कोशिकाओं में चलती हैं, ठीक है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक क्रियाएं यही संपन्न होती हैं, ठीक है। तो जितने भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, है ना, जिनको अपन एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म कहते हैं, वो कोशिका द्रव्य में ही संचालित होती हैं, ठीक है। इसको विशेष ध्यान रखेंगे आप। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग कहलाती हैं, जैसे अंतःप्रदव्य जालिका जिसको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका, सूक्ष्मका यानी माइक्रोबॉडी। माइक्रोबॉडी में आपके पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और स्टीरोसोम, ये माइक्रोबॉडी हैं, और चाहे तो आप लाइसोसोम भी शामिल कर सकते हैं, हालांकि इसमें लाइसोसोम को अलग से दिया है ना। गोल्गी सा मिश्र मतलब गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम व रसधानी यानी कि रिक्तिका यानी कि आपकी वैक्यूल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखेंगे, है ना। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग जो हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं है, और बाकी यूकैरियोटिक कोशिका में सारे कोशिकांग आपके मिलते हैं, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारी लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जिसको अपन आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स इसका पूरा नाम है, ठीक है। और ये गोल व द्विअवतली है। द्विअवतली मतलब दोनों साइड से अवतर ऐसे धंसे हुए, जैसे आप एक गुब्बारा ले लो, उसको थोड़ा फुला लो, और फुलाने के बाद ऐसे पकड़ के दोनों साइड से ऐसे थोड़ा दबा दो, तो अब थोड़ा दबाने के बाद जो उसकी संरचना बनेगी वही संरचना आपकी आरबीसी की होती है, ठीक है। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, यानी व्हाइट ब्लड कार्पसेल या व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। अमीबाकृति, अमीबाकृति है एक्चुअली, अमीबाकृति मतलब अमीबॉइड। अमीबॉइड का मतलब होता है जो अपने आकार को बदल सकते हैं। अमीबा जो है वो अपने आकार को बदलते रहता है, स्यूडोपोडिया बनाते रहता है, और स्यूडोपोडिया के माध्यम से वो चलते रहता है, तो इसलिए उसको अमीबा कहते हैं। तो उसी तरह की जो विशेषताएं हैं वही हमारे श्वेत उदाहरणों में होते हैं, डब्ल्यूबीसी में होते हैं, और वे शरीर में घूम घूम करके, और जो रक्तवाहिनियां हैं वहां से भी वो बाहर आकर के वो घूमते रहते हैं, और इस तरह से वो शरीर में भक्षण की क्रिया करते रहते हैं, बैक्टीरिया वायरस को खाते रहते हैं। इनकी एक और बड़ी विशेषता होती है जो यहाँ पर आपको दिख रही है कि इनके अंदर जो केंद्रक होते हैं, वो केंद्रक जो होते हैं ये एक गोल केंद्रक नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे पिंडों में बटे होते हैं, ठीक है। तो पिंड काय या लोब्यूलेटेड कहते हैं,
ठीक है, पिंडीकृत होते हैं इनकी केंद्रक। और खुद कोशिका जो है वो भी अमीबॉइड होते हैं, अमीबा के आकार के होते हैं, अपना रंग रूप बदलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो वाला जो कोशिका है स्तंभाकार उपकला जो लिखा है, जो हमारी उपकला कोशिकाएं होती हैं एपिथेलियल कोशिकाएं, उसमें बहुत सारे प्रकार के होते हैं, चपटी वाली, लंबी वाली, है ना, घनाकार, कई प्रकार। तो एक घनाकार दिया हुआ है, ये हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है और भोजन को अवशोषित करने में मदद करते हैं। इसी में विलाई, माइक्रोविलाई इस टाइप के बन जाते हैं। ठीक है, जिसको अपन सूक्ष्मांकुर कहते हैं। तो ये अवशोषण सतह को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, विलाई, माइक्रोविलाई। ये जो कोशिका है, जो अत्यधिक शाखित कोशिका है, जिसको इसने तंत्रिका कोशिका लिखा है, नर्व सेल। ठीक है, शाखित व लंबी। इसकी कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका ये तंत्रिका कोशिका होती है। दुनिया की सबसे लंबी कोशिका जिराफ के सिर से नीचे उतरी हुई जो तंत्रिका है, कई मीटर लंबी होती है, वो सबसे लंबी कोशिका है। हमारे शरीर में भी सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका है। दूसरी विशेषताएं शाखित होती है, पूरे शरीर में जाल बिछा रहता है और ये आवेग का संचरण करते हैं। जैसे आपने यहाँ पर ऐसे छुआ तो इसका जो आवेग ब्रेन की तरफ गया और ब्रेन ने फिर मैसेज दिया हाथ को हटा लो, तो वो आवेग, तो आवेग का संचरण, जिसको स्टिमुलस कहते हैं, वो संचरण ये करता है और संदेश को ये एक स्थान से ब्रेन की ओर और ब्रेन से दूसरे स्थान की ओर लेके जाने का काम करते हैं। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं। इनकी एक और विशेषता होती है कि इनमें किसी भी अवस्था में विभाजन नहीं होता, सिर्फ ट्यूमर कोशिकाओं को छोड़ करके। तो ये अपना रिपेयर नहीं कर सकते। अगर ब्रेन आपका किसी कारण से डैमेज हो गया तो उसका कोई रिपेयर नहीं हो पाता है। ठीक है, ये जो है ये आपके जाइलम के अंदर जो ट्यूब्स होते हैं, जिनको अपन ट्रेकिड या वेसिकल कहते हैं, वाहिनिका का मतलब होता है ट्रेकिड, जो थोड़े पतले ट्यूब होते हैं, और वेशल जिसको वाहिका कहते हैं, ये थोड़े से चौड़े ट्यूब होते हैं। तो जाइलम में जो पानी चढ़ाने का काम करता है ट्यूब, वो होते हैं ट्रेकिड और वेशल, वाहिनिका और वाहिका। तो इसकी सतह पर भी लिग्निन का जमाव हो जाता है, जिसके कारण से मोटे हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मध्योतक, मीजोफिल कोशिकाएं, मध्योतक का मतलब, ठीक है, ये कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं बहुत ज्यादा संख्या में, जिससे ये कोशिकाएं हरी हो जाती हैं। ठीक है, पत्तियां हरी होती हैं। तो वास्तव में ये मृदोतक कोशिकाएं होती हैं, जिनमें बहुत ज्यादा संख्या में क्लोरोप्लास्ट होने के कारण से ये हरे कलर के दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो उनको मध्योतक कहते हैं, मीजोफिल कहते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। जो यूकैरियोटिक होते हैं, देखिए प्रोकैरियोटिक में 70S मिलते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक में 80S मुख्यतः पाए जाते हैं, लेकिन कुछ 70S भी वहां पर पाए जाते हैं। अब यहां पर दो प्रकार के क्वेश्चन पूछता है नीट में। अगर आपको पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, तो आप लिखेंगे 70S और 80S दोनों पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर 70S है, और बाकी जो दूसरे जगह पे पाई जाने वाली है वो 80S है। ठीक है ना, जैसे कि मान लो ये आपका एक पादप यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, तो इसमें ये केंद्रक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो कई जगह पे पाए जाते हैं ये राइबोसोम। जैसे ये केंद्रक से जुड़े हुए पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों के जो होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, लेकिन बाकी जगह जो पाए जा रहे हैं केंद्रक के बाहर, इसमें और कोशिका द्रव्य में, ये सभी 80S के होते हैं। तो 70S और 80S दोनों पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल 70S पाए जाते हैं। तो अगर आपको पाए जाने का क्वेश्चन पूछता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो आप लिखेंगे 70S 80S दोनों पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको यह पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक राइबोसोम है, यूकैरियोटिक राइबोसोम है,
तो आप लिखेंगे एटीएस, क्योंकि वास्तव में यूकैरियोटिक राइबोसोम एटीएस है। वो तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S पाया जाता है। बस एक और चीज ध्यान रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वास्तव में पहले के प्रोकैरियोटिक कोशिका थे, ये बैक्टीरिया थे, और ये किसी समय यूकैरियोटिक कोशिका में घुस गए, उसके अंदर एंटर कर गए और वहां पर आराम से रहने लग गए, और जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया थे वो क्लोरोप्लास्ट बन गए, और जो बिना प्रकाश संश्लेषण वाले बैक्टीरिया थे वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। इसलिए इनको हम बैक्टीरिया के समतुल्य ही मानते हैं, और इसीलिए इनके अंदर 70S पाया जाता है, लेकिन बाकी जो है 80S पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है वास्तव में वो 80S है, लेकिन पाए दोनों जाते हैं यूकैरियोट में, 70S 80S दोनों पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो इसमें केवल 70S है, और यही इसका प्रकार भी है। ठीक है, कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों हरित लवक पौधों में और सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में व खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़े होते हैं, तो वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसमें राइबोसोम जुड़े होते हैं उनको खुरदुरी कहते हैं, रफ कहते हैं। मैं बताऊंगा आगे राइबोसोम इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खुरदुरी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें राइबोसोम चिपके होते हैं, जिस कारण से माइक्रोस्कोप से खुरदुरी दिखते हैं, और जिसमें नहीं जुड़े होते हैं वो चिकने दिखते हैं, तो उनको हम चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ऐसा है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारक काय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं। तारक काय जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, जिसके अंदर सेंट्रियोल होते हैं, ये हमारे केवल जंतु कोशिका में मिलते हैं, पादप कोशिका में नहीं मिलते। ये अलग बात है कि कुछ निम्न स्तरीय पादप जो होते हैं जिनको अपन शैवाल कहते हैं, उनमें जरूर ये तारक काय कुछ जगहों पे देखने को मिलता है। ठीक है, जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं, तर्कु तंतु बनाने में मदद करते हैं, और ये केवल जंतु कोशिका में मिलते हैं। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती हैं। ये आपने बहुत सारे चित्र अभी कुछ देर पहले देखा था। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है 0.03 माइक्रोमीटर, माइकोप्लाज्मा लेडलेवी। देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने माइकोप्लाज्मा का नाम आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और नीले हरे शैवाल शामिल हैं। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा जिसको पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ भी कहते हैं, ये एक्चुअली मानव में भी, दूसरे जानवरों में भी और पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है ये दुनिया के सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, जो केवल 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की है। उसके बड़े थोड़े से होते हैं जीवाणु, जो 3 से 5 माइक्रोन के होते हैं, मतलब इससे करीब 10 गुना बड़े होते हैं। ठीक है, और अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो काफी बड़े साइज का होता है, इतने बड़े साइज का शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगर एक अंडा ले आओ तो 3, 4, 5 लोगों के लिए भी आमलेट पूरी तरह से पूर जाएगा आपको, इतना बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास 7 माइक्रोमीटर होता है। हमारी जो आरबीसी है वो 7 माइक्रोमीटर होती है। सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो 80 माइक्रोन होती है। ये 7 है 7 और वो 80 होता है। किसमें होता है 80 पता है? एक उभयचर जंतु है जिसका नाम है एम्फीयूमा, उसमें जो है 80 माइक्रोन बड़ा होता है आरबीसी। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं हैं जो कुछ मीटर तक लंबे हो सकते हैं, आधे मीटर से 1 मीटर तक तो नॉर्मली होते हैं। और ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह या असमाकृति प्रकार की हो सकती हैं। और दूसरी कोशिकाएं भी कई प्रकार की हो सकती हैं वैसे तो। ठीक है, कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, कई प्रकार की कोशिकाएं दुनिया में पाई जा सकती हैं जिनके बारे में अभी आपने देखा है। अब पहले पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका।
देखिए ये यूकैरियोटिक कोशिका है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये विषाणु है जिसको एकैरियोटिक कहते हैं। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम ये सब है। लेकिन ये चीजें आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं है, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा वगैरह में ये चीजें नहीं है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तीन होती हैं, जीवाणु, नीले हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो देखिए जीवाणु, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा जिसको प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पूरा नाम लिख देता हूं मैं यहां पर, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक्चुअली ये उन बैक्टीरिया के जैसे दिखते हैं जो लंग में न्यूमोनिया पैदा करते हैं। तो लंग में जो न्यूमोनिया होता है उसको प्लूरोन्यूमोनिया कहते हैं, उनके जैसा ही ये बैक्टीरिया दिखते हैं, बैक्टीरिया जैसे दिखते हैं ये माइकोप्लाज्मा, इसलिए इनको प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और बीमारी भी करीब करीब वैसा ही बनाते हैं, न्यूमोनिया जैसा, ठीक है, उन्हीं को माइकोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं और काफी तेजी से विभाजित होती हैं। माप का आकार भिन्न भिन्न होता है। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं, दंडाकार, गोलाकार और वाइब्रियो मतलब ये जो कामा होता है ना, कामा जो लगाते हैं अपन ऐसे, कामा क्या आकार का, ठीक है, जिसको अपन कोशाकार कहते हैं, वह सर्पिल। तो देखिए ये जीवाणु जो है पहला वाला, ये बैसिलस जीवाणु है जिसको अपन दंडाकार कहते हैं, रॉड शेप, लंबे लंबे होते हैं, तो इनको बेसिलस कहते हैं। जो गोल जीवाणु होते हैं इनको अपन कोकस कहते हैं, गोलाकार जीवाणु कोकस, ठीक है। और पीपीएलओ भी इन्हीं की तरह के होते हैं। एक्चुअली ये फोटो तो पीपीएलओ का है। तो गोल गोल जीवाणु जो होते हैं इनको अपन कहते हैं कोकस, ठीक है। और वाइब्रियो जो है इस टाइप के जीवाणु होते हैं, जो कामा होता है ना, हमारा कामा लगाते हैं उस टाइप के होते हैं। और सर्पिल वाले इस तरह के सांप जैसे होते हैं, ठीक है। इनमें कुछ में फ्लैजेला पाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो बैसिलस वाले हैं इनमें फ्लैजेला पाया जाता है, वाइब्रियो वाले में पाए जाते हैं, स्पाइरल वाले में पाए जाते हैं, लेकिन कोकस वाले में नहीं पाए जाते। और ये जो कोकस जीवाणु हैं ये ज्यादातर बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूल संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जितने भी हैं उनका संगठन, कार्य थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन संगठन एक जैसा होता है। कार्य अलग हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन संगठन एक जैसा होता है। संगठन क्या होता है कि बाहर में कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर एक कोशिका झिल्ली होती है, अंदर में कोशिका द्रव्य होती है, एक डीएनए का वृत्ताकार अणु होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, और राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है। तो ये सारी चीजें हम जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे वहां पर जीवाणु के बारे में ज्यादा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तब आप समझ पाओगे। अभी थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। ध्यान रखेंगे कि इनकी कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है, बल्कि एमिनो शुगर्स या पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज की नहीं बनी होती, एमिनो शुगर या पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। उसके नीचे कोशिका झिल्ली होती है जो केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सब में होती है। क्या कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती। ध्यान रखेंगे माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और जो कोशिका झिल्ली होती है वो त्रिस्तरीय होती है, 3 लेयर में होती है माइकोप्लाज्मा में। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है, इनमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए इनके कोशिका द्रव्य को ही हम जीव द्रव्य कह देते हैं। क्योंकि बाकी कोशिकाओं में, जैसे हम लोग कोशिकाएं हैं, उनमें जीव द्रव्य का मतलब कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य या कोई और द्रव्य भरा है, तो सभी को लेकर के हम जीव द्रव्य बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि अलग से कोई चीज नहीं है, केवल कोशिका द्रव्य है, तो उसी को हम जीव द्रव्य बोल देते हैं, ठीक है। और
यहाँ पर इनमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता। अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि ये एक बैक्टीरिया है, तो उसमें ऐसे करके एक वृत्ताकार अणु डीएनए का पाया जाता है। इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होता है और हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसके लिए इसको नग्न कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, नग्न का मतलब यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का नहीं होना है। अगर हिस्टोन प्रोटीन रहता है तो आबद्ध कहलाता है और उसके ऊपर भी केंद्रक झिल्ली भी होता है, जैसे हम लोगों में होता है। ठीक है, जीनोमिक डीएनए यानी वो जो डीएनए होता है, देखिए ये है बैक्टीरिया, तो ये जो मेन डीएनए है इसको जीनोमिक डीएनए या प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसा ही एक और डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड जीवाणुओं में कुछ विशेष प्रक्रिया करने में मदद करते हैं, उनमें प्रजनन करा सकते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविकों के प्रति ये उनको प्रतिरोधी बनाते हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या है? एक जीवाणु दूसरे जीवाणु को मारने के लिए जो उत्पन्न करता है उस केमिकल को प्रतिजैविक कहते हैं। तो एक जीवाणु जब दूसरे को मारना चाहेगा तो दूसरा बचना भी चाहेगा, तो बचने के लिए उनके पास प्लाज्मिड में जो डीएनए होता है वो इनको दूसरे के एंटीबायोटिक से बचा लेता है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त जो है एक अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। यह भी वृत्ताकार डीएनए होता है। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु विशिष्ट संरक्षणों को बताते हैं। एक है प्रतिजीवों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोफेनिकॉल है, एम्पिसिलिन है, ये एंटीबायोटिक होते हैं। एक बैक्टीरिया उत्पन्न करता है दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए, ताकि उसके लिए जगह और खाना कम मत पड़े, इसके लिए मारते हैं। और दूसरा बचने के लिए प्रतिरोध उत्पन्न कर लेते हैं। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली यूकेरियोटों में पाई जाती है ना, तो हम लोगों में केंद्रक झिल्ली तो पाई ही जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोट में यूकेरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते हैं। केवल राइबोसोम ही एक ऐसा चीज है जो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, बाकी कोई चीज नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोट में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। अंतर्विष्ट किसको कहते हैं? जो उनके अजैविक पदार्थ हैं, जो भोज्य पदार्थ हो सकते हैं, उत्सर्जी पदार्थ हो सकते हैं, इनको अपन अंतर्विष्ट पदार्थ कहते हैं। प्रोकैरियोट की विशेषता है कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मेसोसोम कहते हैं। यह तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलयन होते हैं। देखिए, जैसे कि मान लो ये जीवाणु है, ये इसकी कोशिका झिल्ली है, तो ऐसे अंतर्वलयन कर लेता है। इस अंतर्वलयन को अपन मेसोसोम कहते हैं। ठीक है, और ये जो मेसोसोम है ये क्या करता है पता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम यहाँ पर ये अंतर्वलयन करता है, जिसको मेसोसोम कहते हैं। और ये जीवाणुओं में विशेष तरह से पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये हो जाता है हमारा यहाँ पर। इसके आगे की जो चीज है कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण, ये हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय, गुड डे।